सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पहले एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल पे। और एक बार फिर से मैं आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो हाल ही में आप में से बहुत लोगों ने अनेक एक मूवी आई है आयुष्मान खुराना की, तो आपने उसका ट्रेलर देखा होगा या मूवी देखी होगी। तो उसमें फिर से जो बोन ऑफ कंटेंशन रहा है काफ़ी टाइम से, अफस्पा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, तो उसका मुद्दा फिर से उन्होंने इस मूवी में उठाने की कोशिश की है। तो हम आज की वीडियो में देखेंगे कि ये है क्या, ये क्यों चर्चा में रहता है टाइम टाइम पे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो होता क्या है बेसिकली, अफस्पा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट हमारी भारतीय मिलिट्री को कुछ स्पेशल राइट्स दे देता है, कुछ विशेष अधिकार दे देता है। कहाँ पे देता है कि मान लो कहीं पे अशांत क्षेत्र है, तो अशांत क्षेत्र में जब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, विशेष अधिकार ये प्रोवाइड करवाता है ताकि उस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, अच्छे से टैकल किया जा सके। तो इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके अलावा इसके कुछ ड्रॉबैक्स देखेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो देखेंगे। ठीक है, तो वही सब हम आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने अभी जो है ये अपने इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे जो मैंने देखो ये है, ये वाला कलर है जहाँ पे एंटायरली पूरे एरिया में अफस्पा लगा हुआ है। पंजाब में ये लगा था लेकिन अभी रिपील्ड है, तो ग्रीन कलर से जो भी आपको दिखेगा वो रिपील्ड एरिया है। फिर आप जहाँ पे येलो में है वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड एरियाज में है, जैसे कि इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, ठीक है, और त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा में ये 2015 में हटा लिया गया था, ठीक है। और मणिपुर में देखें तो कुछ एरियाज को छोड़ के ये अब अभी भी इम्पोज्ड है, लागू है। तो ये तो हो गया भारत का मैप जहाँ पे अभी अभी अफस्पा लगा हुआ है। अब इसका अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको 1947 में 4 अध्यादेश जारी हुए थे। क्यों जारी हुए? भारत की आज़ादी के टाइम पे आपको पता होगा 1942 में हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ब्रिटिशर्स ने उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक लॉ बनाया था। बाद में जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त भी तत्कालिक अशांत स्थितियों से निपटने के लिए इसी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप 4 अलग अलग अध्यादेश बंगाल, असम और पूर्वी बंगाल और तत्कालीन संयुक्त प्रांत में आंतरिक शांति की बहाली के लिए लाए गए थे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने आज़ादी के समय की बात। फिर हुआ क्या, 1948 में केंद्र सरकार ने इन चारों अध्यादेशों को मिलाकर एक समग्र सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून बनाया। ठीक है, ध्यान रखना इसका, सशस्त्र सेना विशेष अधिकार कानून। यही जाके 1958 में अफस्पा बना। ठीक है, इसको पहले 1957 में हटाया गया। ठीक है, 1957 में क्या किया गया, इसको निरस्त कर दिया गया। और 1958 में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 लागू हुआ। तो उसकी हम बात करें, देखें, ठीक है, ये आ गया अपना सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1958। ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफस्पा जिसको कहते हैं। अब सबसे पहले अगर इसका हम इतिहास देखें, बैकग्राउंड देखें, तो 1958 में इसको एक अध्यादेश के माध्यम से लागू किया गया। अध्यादेश क्या होता है, जब मान लो संसद सेशन में नहीं है तो अध्यादेश के द्वारा किसी भी कानून को लागू प्रेसिडेंट कर सकता है, राष्ट्रपति। हालांकि इसमें कैबिनेट की इसको रिटर्न मंजूरी चाहिए होती है, और ये हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 में इसकी उचित उपबंध किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि अध्यादेश कौन से आर्टिकल में है, जारी कौन करता है, एक तो राष्ट्रपति, और कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 123। ठीक है, फिर जैसे इसको अध्यादेश के माध्यम से लाया गया, 3 महीने के अंदर इसको लीगल जो कानूनी जामा पहना दिया गया, मतलब इसको लीगल स्टेटस दे दिया गया, एक्ट बन गया। फिर 1958 में पूर्वोत्तर भारत में क्या हुआ कि संविधान लागू हो चुका था, तो उस वक्त जैसे अलगाववाद था, ठीक है, हिंसा गतिविधियां बढ़ गई थी, और विदेशी आक्रमणों से प्रतिरक्षा के लिए मणिपुर और असम में सबसे पहले अफस्पा लागू किया गया था। तो सबसे पहले कहाँ किया गया था, असम और मणिपुर में। तो ये तो हमने देख लिया इसका स्टार्टिंग। अगर बात करें कि ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, तो इसका बैकग्राउंड जाता है जैसे कि जब सन 2000 में
वहाँ पे कुछ हिंसा हो गई थी बस स्टैंड पे, 10 लोगों का सेना ने एनकाउंटर कर दिया था, कथित एनकाउंटर कि ये फर्जी एनकाउंटर है। तो उस वक्त फिर ये चर्चा में रहा, फिर समय समय पे समितियां बनती रही, उन्होंने सुझाव दिए। तो केंद्र सरकार हालांकि समितियों के सुझाव लेती भी है बट एक्ट अपने अकॉर्डिंग करती है, तो उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन बात करें फिर 1972 की, तो कुछ संशोधनों के बाद असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, जो आपने सुना होगा 7 सिस्टर्स, जो हमारे ईस्टर्न पार्ट में है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है इंडिया के, तो 7 सिस्टर्स में इसको लागू किया गया था। ठीक है, 7 सिस्टर्स के नाम से इनको जाना जाता है। फिर त्रिपुरा में उग्रवादी हिंसा के चलते 16 फरवरी 1947 को अफस्पा लागू किया गया था, जिसे स्थिति सुधरने पर 18 साल बाद अभी 2015 में हटा लिया गया। तो त्रिपुरा में ये पूरी तरह से हट चुका है। ठीक है, अफस्पा की बात करें ना तो त्रिपुरा में ये पूरी तरह से हट चुका है। फिर आपको पता होगा पंजाब में दंगे हुए थे, तो 1983 में पंजाब एवं चंडीगढ़, पंजाब में बढ़ते अलगाववादी हिंसक आंदोलन से निपटने के लिए सेना की तैनाती का रास्ता साफ करते हुए 1983 में केंद्र सरकार ने अफस्पा लगाया, जिसे बाद में 14 वर्षों के बाद 1997 में इसको हटा लिया गया था। तो पंजाब में भी ये लागू रहा हुआ है। अभी आप देखें तो ये जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में और नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में अभी भी ये लागू है। अब हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में कब ये लागू हुआ था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में 1990 में, कब 1990 में हिंसक अलगाववाद का सामना करने के लिए सेना का विशेष अधिकार देने की प्रक्रिया के चलते यह कानून लाया गया, जिसके 5 जुलाई 1990 को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया था। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो फिर वापस से कानून के पारित होने से पहले भी उसी वर्ग एक अध्यादेश जारी किया गया था, तब से आज तक। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अभी भी ये लागू है, और लेकिन जो लेह लद्दाख वाला एरिया है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखना, क्योंकि लेह लद्दाख लगभग शांत एरिया है। अब आपको लग रहा होगा कि मान लो कि चलो ये तो बात हो गई अफस्पा की, तो क्यों लागू करते हैं, अशांत क्षेत्रों में लागू होता है। अब अशांत क्षेत्र की ना यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है कि कौन से एरिया को आप डिस्टर्ब्ड एरिया कह सकते हो। ठीक है, वो सोलली पूरी तरह केंद्र सरकार के सब विवेक पे, डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे कि बेसिकली क्या होता है, कब माना जाता है कोई क्षेत्र अशांत, कब माना जाता है कि कोई डिस्टर्ब्ड एरिया है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो अफस्पा के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है। रिपोर्ट कौन देता है, राज्यपाल। किसी भी राज्य का राज्यपाल होता है, वो रिपोर्ट भेजता है। विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूहों, जातियों, समुदायों के बीच मतभेद या विवादों के चलते राज्य या केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकती है। अफस्पा अधिनियम की धारा जो 3 है ना, ध्यान रखना कौन सी धारा, ये एक्ट है, एक अधिनियम है, तो अधिनियम में काफ़ी धाराएं होती हैं। तो इस अधिनियम की धारा 3 राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के राज्यपालों को भारत के राजपत्र पर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करती है, जिसके पश्चात केंद्र को असैन्य क्षेत्र जहाँ पे सेना नहीं है, डिप्लॉयड नहीं है, सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार मिल जाता है। तो बेसिकली कौन भेजेगा रिपोर्ट, राज्यपाल भेजेगा। कहाँ भेजेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद, क्योंकि अगर आपने भारतीय राजनीति पढ़ी है तो राज्यपाल क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट होता है राज्यों में। तो ये तो बात हो गई कि भाई अशांत क्षेत्र कब घोषित करते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि एक अधिनियम अलग से और बना था। वो क्या बना था कि अशांत क्षेत्र, ठीक है, विशेष न्यायालय अधिनियम 1976 के अनुसार एक बार अशांत घोषित होने पर क्षेत्र में न्यूनतम 3 माह के लिए यथा स्थिति बनाए रखी। अभी भी आप देखते होंगे, जैसे करंट में ही राजस्थान में दंगे हो गए थे, जोधपुर में भी हुए थे कुछ, तो धारा 144 लागू होती है। उसमें क्या होता है कि 5 जने एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। सेम चीज़ इसमें भी है, बस इसमें क्या है कि ये कम से कम 3 महीने के लिए स्टेटस क्वो हो जाता है। स्टेटस क्वो क्या होता है कि जैसा है फिर वो वैसा ही रहेगा। सेना डिप्लॉय हो जाएगी, ठीक है, मिलिट्री डिप्लॉयड हो जाएगी,
और उस सिचुएशन को यथास्थिति कम से कम 3 महीने के लिए, ताकि वहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल की जा सके। तो ये भी आपको चलो समझ में आ गया, ठीक है, कि 3 महीने के लिए होगा। धारा 3 जो है अफस्पा एक्ट की, वो इसका उपबंध करती है। राज्य सरकारें ये सुझाव दे सकती है कि इस अधिनियम को लागू किया जाना चाहिए अथवा नहीं, परंतु इस अधिनियम की धारा 3 के तहत उनके सुझाव को संज्ञान में लेने अथवा न लेने की शक्ति राज्यपाल अथवा केंद्र के पास है। कि अब आप सोचो कि राज्य में मान लो अलग गवर्नमेंट है, तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं मानते कि हमारे यहाँ जो सिचुएशन है उसको हम टेकल कर सकते हैं, सेना को डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अफस्पा की धारा 3 है वो क्या कहती है कि ये टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस सलाह को माने या ना माने, ठीक है। तो ऐसा ही जैसे आपने आपातकालीन उपबंध पढ़े हैं, जो आर्टिकल 352, 356, 360 और 365 है, तो उसमें भी सेम ऐसा ही होता है, बस इसमें सेना डिप्लॉय होती है, ठीक है। वो भी अगर आपने जो पहल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पॉलिटी की अगर क्लासेस ली है तो आपको पता होगा, ठीक है। अब अफस्पा हमने पढ़ लिया, होता क्या है, क्यों चर्चा, क्योंकि एक तो क्या होता है इससे ना समय समय पे लोगों ने कहा कि ये नागरिकों के मूल अधिकारों को हनन करता है, ठीक है भाई। दूसरी चीज, सेना को दे देता है ये असीमित शक्तियां, ठीक है, क्वेश्चनेबल नहीं होती किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सेना ने कोई भी एक्शन क्यों लिया। जब अफस्पा किसी एरिया में लागू होता है तो सेना किसी भी व्यक्ति के घर की छानबीन कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और हिंसा की स्थिति में डायरेक्ट शूट एट साइट का उनके पास अधिकार होता है। इस कानून की धारा 4 के अनुसार, धारा 3 तो क्या थी, लागू करने से संबंधित, धारा 4 के अनुसार सुरक्षा बल का अधिकारी संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है, खतरा होने पर उस स्थान को नष्ट भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा, किसी व्यक्ति ने अफस्पा कानून तोड़ दिया, उस वक्त कानून इम्पोज्ड है, वहाँ पे सिचुएशन खराब है, अशांति है, तो अगर उनको लगा कि कोई व्यक्ति उस सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है तो संदेह की स्थिति में उनको गोली चलाने का भी अधिकार है, ठीक है। दूसरा, यदि इस दौरान उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो उसकी जवाबदेही गोली चलाने या ऐसे आदेश देने वाले अधिकार पर नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, लोग कहेंगे ही ना तब तो कि मूल अधिकारों का ये साफ साफ हनन है, ठीक है। हालांकि इसके पक्ष में भी कुछ तर्क है, इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क है, तो हम दोनों देखेंगे। सशस्त्र बल किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, मैंने बताया अभी आपको, और गिरफ्तारी के दौरान वे किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल है। तो ये अफस्पा आपने समझ लिया यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़े इसमें, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त है, उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। फिर हथियार या गोला बारूद अगर बरामद होता है तो बिना वारंट घर के अंदर जा सकते हैं और इसके लिए बल प्रयोग भी कर सकते हैं। किसी वाहन को रोककर गैर कानूनी ढंग से हथियार ले जाने का संदेह होने पर उसकी तलाशी ली जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जल्द ही निकटतम पुलिस स्टेशन में पेश करना होता है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वापस मैं आपको पॉइंट बोलता हूँ क्योंकि इससे मेरे को एक चीज़ याद आई है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जल्द ही निकटतम पुलिस स्टेशन में पेश करना होता है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया। ऐसा ही अगर आप जो सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर से पढ़ोगे तो उसमें देखते हैं एक आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हेबियस कॉर्पस। उसमें क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। क्या बोलते हैं इसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हाईकोर्ट जो रिट जारी करता है वो तो करता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ये थोड़ा ऑफ बीट जा रहे हैं हम, लेकिन समझ लो इसको। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जारी की जाती है, ठीक है। तो सेम चीज इसमें है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो निकटतम पुलिस स्टेशन में उसको जल्द से जल्द पेश किया जाता है और कारण बताया जाता है कि इसको क्यों गिरफ्तार किया गया, ठीक है भाई, ये भी हो गया। फिर हम आगे देखें कि पक्ष में तर्क देखते हैं और इसके विपक्ष में तर्क देखते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं कि हाल ही में दिसंबर 2021 में नागालैंड के मोन जिले में 10 से 12 लोगों को पुलिस ने संदेह के आधार पर एनकाउंटर कर दिया था। तो तब ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो उसके बाद एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने सुझाव दिया कि इसको हटाया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि इसको हटाया जाना या अगर आप इसको
ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत भी नहीं आता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने कहा कि जहाँ पे सेना डिप्लॉयड और वहाँ पे सिचुएशन इतनी खराब है तो वहाँ पे इसको हटाना सही नहीं है अभी भी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कभी कभी सिचुएशन और कुछ ऐसे ग्रुप है, लोकल ग्रुप है वो जहाँ एक्टिव है, तो अफस्पा जो है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। न्यायिक समीक्षा क्या है वो भी हम आपको थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 13 है उसमें ये भावना निहित है और ये क्या कहती है कि केंद्र सरकार या संसद का कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है और अगर वो मूल अधिकारों का हनन करता है तो उसको नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। लेकिन ये एक्ट उसके अंतर्गत नहीं आता है। क्यों? केंद्र सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया कि अगर आप इसकी भी न्यायिक समीक्षा करोगे तो सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सेना को ऐसी स्थिति में ऐसी शक्तियाँ देना बहुत ज़रूरी हो जाता है जहाँ पे अशांत क्षेत्र हो और इतनी सिचुएशंस खराब हो। अगर अपन पक्ष में बात करें तो पक्ष में क्या है? ठीक है, ये किसके पक्ष की बात कर रहे हैं पता ही है, अफस्पा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। तो पक्ष की बात करें तो क्या है कि इस कानून के समर्थक कहते हैं कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों और राजद्रोह के मामलों में सशस्त्र बल इस कानून द्वारा मिली शक्तियों के कारण प्रभावशाली से काम कर पाते हैं। कि क्लेशेस की स्थिति होती है, सिचुएशन होती है कि मान लो गोलीबारी हो गई तो उस केस में सशस्त्र सेना को राइट होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इस प्रकार यह कानून देश की एकता और अखंडता की रक्षा में योगदान दे रहा है। अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने में इस कानून के प्रावधानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, ये निसंदेह ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ज़रूरी भी है और सही भी है। इस कानून के माध्यम से मिले अतिरिक्त अधिकारों के कारण सशस्त्र बलों का मनोबल भी बढ़ा है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि सेना के भी काफ़ी जवान ऐसी सिचुएशन में मारे जाते हैं। फिर बात करें हम, एक और चीज़ मेरे को अभी याद आई है कि सन 2000 में ऐसे ही एक बस स्टॉप पे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुछ लोगों को सेना ने मार दिया था। फिर उसके बाद 2004 में एक कथित प्रकरण आया, उसमें कहा गया कि जो असम राइफल से उसने एक महिला का रेप किया और उसे मार दिया गया। तो सूत्रों के अनुसार ये बात है। तो उस वक्त इरोम शर्मिला नामक महिला, ठीक है, कौन? इरोम शर्मिला, इसको मणिपुर की आयरन लेडी भी कहते हैं। ठीक है, इरोम शर्मिला, ठीक है, इन्होंने 16 साल भूख हड़ताल करी। कितने साल? इस एक्ट के खिलाफ 16 साल भूख हड़ताल करी। कहाँ की है ये? मणिपुर की। और इसको मणिपुर की आयरन लेडी भी कहा जाता है, आयरन लेडी कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए मान लो कि इरोम शर्मिला कौन है, तो ये एक्टिविस्ट थी एक, और इन्होंने 16 साल भूख हड़ताल करी थी। ठीक है, 2004 से 2020 तक। उसके बाद इन्होंने चुनाव भी लड़ा, हालांकि उसमें इनको नोटा से भी कम वोट मिले। ठीक है, फिर बात करें अफस्पा के विपक्ष की। ठीक है, तो इसके विपक्ष में हालांकि काफ़ी बातें हैं कि इसके विरोधी, अफस्पा के विरोधी तर्क देते हैं कि इस कानून के माध्यम से मिली शक्तियों का सशस्त्र बल दुरुपयोग करते हैं। पहला तो नेगेटिव पॉइंट ये हो गया। दूसरा, सशस्त्र बलों को मिली अत्यधिक शक्तियाँ उन्हें असंवेदनशील और गैर पेशेवर बनाती है और फर्जी एनकाउंटर, यौन उत्पीड़न आदि के आरोप भी लगते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर यह कानून जो हमारे मानवाधिकार होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, उनका उल्लंघन करने के साथ नागरिकों के मूल अधिकारों का निलंबन भी करता है। उल्लंघन तो करता ही है, निलंबन भी करता है, क्योंकि जहाँ पे अफस्पा लागू है वहाँ पे सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं। बहुत तरह के जो उनके ऊपर है, जो उनके मूल अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं। आलोचक यह तर्क भी देते हैं कि लागू होने के बाद दशकों बाद भी, सबसे बड़ी बात तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका हमेशा ये रेफरेंस दिया जाता है कि इतने दशक के बाद भी यह अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बहाल करने में सफल क्यों नहीं हो पाया। तो अतः इसे हटा देना चाहिए। जो यूएनएचआरसी है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, उसने भी यही सजेस्ट किया था कि इसको हटाया जाए। ठीक है, तो होता क्या है कि लोकतंत्र में सबको बराबर के अधिकार होते हैं, तो उसकी जड़ें भी इसके कारण कमजोर होती रहती है। तो ये तो हो गए इसके नेगेटिव पॉइंट। फिर देखें कि 2004 में क्या हुआ कि बीपी जीवन रेड्डी नाम की एक कमेटी बनी थी अफस्पा पे, तो उसने भी इसको
कानून को निरस्त करने का सुझाव दिया और इसे दमन, घृणा और शोषण का प्रतीक माना। एक तरफ 50 से अधिक वर्षों में यह वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका है, तो दूसरी तरफ इसके द्वारा होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं को देखते हुए इसकी समीक्षा की जानी आवश्यक है। तो ये सही बात भी है कि समीक्षा होना जरूरी है, वक्त वक्त पे हर एक कानून की समीक्षा होती रहनी चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ सिचुएशंस बदलती है। ठीक है, तो अगर अपन टोटल कंक्लूजन देखें ना, इसका निष्कर्ष क्या रहा, ठीक है, क्योंकि आप जब यूपीएससी या आरपीएससी में कभी मेंस में क्वेश्चन लिखोगे तो वहाँ पे आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच देना जरूरी होता है, और एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन भी आपका ये बनता है कि आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच पता होनी चाहिए, उसके पक्ष और विपक्ष की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। अफस्पा से रिलेटेड बात क्या है कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में अफस्पा की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। लेकिन साथ ही इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है कि अशांत क्षेत्रों में दशकों से लागू होने के बावजूद यह वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका है, और ऐसे में संतुलन बनाने के लिए, मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए और उसकी घटनाओं को देखते हुए इसकी समीक्षा तो की ही जानी चाहिए। तो ये हो गया अफस्पा एक्ट। अगले वीडियो में हम फिर से कुछ नया मुद्दा लाएंगे, नया टॉपिक लाएंगे, तो बने रहना पहल एकेडमी के साथ। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।